अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। ये जो आप एग्ज़ाम्स देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, चाहे फीमेल सुपरवाइज़र हो, चाहे पटवारी हो, चाहे GKPSI जो कि अभी पोस्ट आने वाले हैं, चाहे JKP कांस्टेबल हो जो कि अभी पोस्ट आने वाले हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फीमेल सुपरवाइज़र के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, जून में होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा बाकी चैप्टर से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर बाकी चैप्टर से डिफरेंट क्यों है। और इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई रूल लगता है, ना तो कोई मेथड लगता है, ना कोई पर्टिकुलर फार्मूला लगती है। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक नहीं है कि जैसे हमने पिछले ये जो रीजनिंग के हैं या मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं हमने डिस्कस किए, एक पैटर्न फॉलो होता था, एक फार्मूला हम याद करते थे या कोई एक मेथड हम देखते थे, उससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। लेकिन इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक ही बात होती है, इसमें एक ही चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो होती है आपकी मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हो, उस पे ये टॉपिक डिपेंड होता है। ठीक है, यानी कि आप सॉल्व करोगे या नहीं करोगे वो डिपेंड करता है कि आप सोच कैसे रहे हो, आप समझ कैसे रहे हो जो स्टेटमेंट दी है। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ऐसे इस टॉपिक में पूछा क्या जाता है और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्या पूछा जाता है। एक तो दिया होता है आपका स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट दिया होता है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको एक एक या दो लाइन में कुछ स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया होगा कंक्लूजन्स। जनरली दो या तीन कंक्लूजन्स दिए होते हैं आपको। फर्स्ट कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे आना है। कंक्लूजन को जब आप देखोगे, आपको देखना है क्या ये जो कंक्लूजन दिया है, क्या ये कंक्लूजन मैं इस स्टेटमेंट से निकाल सकता हूँ किसी तरीके से। मैं क्या ये कंक्लूजन जो दिया है, क्या मैं इस स्टेटमेंट से ये निकाल सकता हूँ? अगर मैं निकाल सकता हूँ तो ये कंक्लूजन ट्रू हुआ, ये फॉलो होता है। अगर मैं नहीं निकाल सकता, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है। इसी तरह दूसरा कंक्लूजन, क्या ये मैं स्टेटमेंट से निकाल सकता हूँ, क्या ये मैं स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट। अगर हाँ तो ये फॉलो होता है, अगर नहीं तो ये फॉलो नहीं होता। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, इसमें कोई रूल नहीं लगता, इसमें कोई मेथड नहीं होता। अब इसमें कुछ टिप्स होते हैं। ठीक है, कुछ टिप्स होते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए, पहली बात पहली बात जो है, आपको क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, एक बार, दो बार, हो सके तो तीन बार भी पढ़ना है। पढ़ने के साथ समझना भी है। आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, अपने स्टेटमेंट को समझा, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपको करना है, नो सेल्फ एजम्पशन। कंसिडर द स्टेटमेंट टू बी 100% ट्रू। देखिए, कई बार स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दिया होता है जो कि हमारी अकल मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जो कि हमारी अकल मानने को तैयार नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट में दिया होगा, ए टीम स्कोर्स 1000 रन्स। ठीक है, ए टीम स्कोर्स 1000 रन्स। आपको पता है कि 1000 रन तो कोई टीम बना नहीं सकती।
आप बोलते हो नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन आपको खुद से कोई एजम्पशन नहीं लगानी है। जो स्टेटमेंट में दिया है आपको बस वही आपको सच मान लेना है, ठीक है, आपको बस वही सच मान लेना है। ये दूसरी बात है, ये आपको इस बात का आपको ख्याल रखना है। जो स्टेटमेंट में दिया है वो 100% ट्रू है, और उसी के बेसिस में मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा, फिर मैं देखूंगा जो वहां पे कंक्लूजन दिए हैं क्या वो कंक्लूड हो रहे हैं उस स्टेटमेंट से। अगर हो रहे हैं तो फॉलो करेगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो फॉलो नहीं करेगा। ये दूसरी बात है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, डू नॉट मेक गेसेस। आपको गेस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने क्या किया, आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने समझा, आपने कंक्लूजन पहला पढ़ा, आपको आया समझ, हाँ ये फॉलो हो रहा है, सीधा सीधा फॉलो हो रहा है। दूसरा कंक्लूजन आपने देखा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह फॉलो हो रहा है नहीं फॉलो हो रहा है। आप क्या करोगे, पहला फॉलो हो रहा है तो मैं ऑप्शन दूंगा कि ओनली स्टेटमेंट वन, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको समझ इस, क्योंकि इससे होता है, इससे क्या होता है, आपका नेगेटिव होगा, आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप थोड़े से मतलब 50% आपको डाउट है, नहीं हो सकता है ये गलत हो सकता है, तो उस केस में आप गेस कर सकते हो। लेकिन जब आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, आप सीधा गेस कर रहे हो कि दूसरा फॉलो होगा, पहला फॉलो होगा, दोनों फॉलो होंगे, तो उससे आपको क्या होगा, नुकसान होगा, आपको नेगेटिव मार्क्स होंगे। तो आपको गेस बिल्कुल भी नहीं करना है इस टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद लुक फॉर द कॉमन वर्ड्स। कुछ कॉमन वर्ड्स को आपको ढूंढना है। ये हर स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको नहीं मिलेगा, कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपको ऐसा मिलेगा कि कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, कॉमन वर्ड्स मिलेंगे, स्टेटमेंट में भी होंगे, कंक्लूजन में भी होंगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, हाँ ये वहां पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है। ये आपका फोर्थ पार्ट, ये आपका यानी कि फोर्थ पॉइंट जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखने हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सट्रीम वर्ड्स। ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं यानी कि ओनली, ठीक है, ओनली होगा, या हो सकता है एवरी, ठीक है, ओनली, एवरी, नो बॉडी, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स हुए। अक्सर यानी कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर कंक्लूजन में आपको ये वर्ड मिलेंगे तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये 90% केसेस में होता है ऐसा। 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपको कंक्लूजन में ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स मिलेंगे, ओनली, एवरी, नो बॉडी, नो वन, एवरी वन, तो आपका कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन के, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट पढ़ा, आपको आपने कंक्लूजन पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कंक्लूजन में आप ओनली है और आप गेस करना चाहते हो, अगर ओनली है तो आप बोलोगे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, चाहे आपको समझ आए नहीं आए, उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हर केस में ये मतलब अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा अप्लाई होता है। तो इसका आप, इस पेज का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको आप फिर अपने नोट्स में नोट करना। तो ये कुछ टिप्स थी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को ये सॉल्व करने के लिए। देखिए ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला चैप्टर है, इसमें आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए होते हैं, फिर कंक्लूजन भी दिए होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है, आपको आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट मेक नोट्स। मैंने क्या किया है, जो भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, जो भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, उनके नीचे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, आंसर के साथ फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और ये जो पीडीएफ है, लेक्चर के बाद पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मैंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं बनाई थी, तो अब मैं टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर करूँगा, और उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में पिनड कमेंट आप देखना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। आगे भी जो पीडीएफ आएंगे वो मैं वहीं पे शेयर करूँगा, और ये वाली पीडीएफ में आपको वहीं पे शेयर करूँगा। आप बस देखिए 1.25 या 1.5x पे देखिए, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपके पास अभी कम टाइम है। उसके बाद जब आप सारा कुछ समझ जाओगे,
उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करोगे और वहाँ से रिवाइज करोगे, खुद एक बार क्वेश्चंस को देख लोगे, ठीक है, ट्राई करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये जो चैप्टर है ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने थोड़े पॉइंट्स बोले आपको, अब आपको क्वेश्चंस में पूरा 100% आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, पहले आप स्टेटमेंट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन ए वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय टीम वेयर 200, ठीक है। आउट ऑफ दीज 160 वेयर मेड बाय स्पिनर्स। क्या कहना चाहता है, एक वन डे क्रिकेट मैच था, टोटल रन जो एक टीम ने बनाए वो थे 200 रन, ठीक है, एक टीम ने बनाए 200 रन। आउट ऑफ दीज 160, और इन 200 में से 160 किन्होंने ने बनाए, स्पिनर्स ने बनाए। क्रिकेट की नॉलेज हम सबको है, ठीक है। वेयर मेड बाय स्पिनर्स, ये इसने स्टेटमेंट दिया है। आप 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ोगे। इन वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय टीम वेयर 200, टीम ने जो टोटल रन्स बनाए वो थे 200। आउट ऑफ दिस, इन 200 में से 160 बनाए सिर्फ स्पिनर्स ने। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन, 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर्स। देखिए अब आप खुद सोचिए, क्या इस स्टेटमेंट में कहीं पे इसने जिक्र किया है स्पिनर्स का, कि स्पिनर्स कितने थे, ठीक है, या फास्ट बॉलर्स कितने थे? कहीं पे जिक्र नहीं है कि स्पिनर्स कितने थे, फास्ट बॉलर्स कितने थे। देखिए ये जो 160 स्पिनर, ये 2 स्पिनर्स ही बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 2 स्पिनर बनाएंगे, बाकी जो टीम होगी उसमें ऑलराउंडर भी होंगे, फास्ट बॉलर भी होंगे, बैट्समैन भी होंगे। तो ये इस स्टेटमेंट में हमें कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा कि उस टीम में जो है 80% स्पिनर्स थे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, कंक्लूजन गलत हुआ। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर्स, ये बोल रहा है कि जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो स्पिनर्स थे। क्या आपको स्टेटमेंट में कहीं दिख रहा है कि इसने बोला है ओपनिंग बैट्समैन के बारे में इसने कोई जिक्र किया है? कोई जिक्र नहीं किया। तो हम खुद से एज्यूम नहीं कर सकते कि जो पहले ओपनिंग बैट्समैन थे वो स्पिनर्स थे। तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, अगर कंक्लूजन 1 फॉलो होता तो ये हम ऑप्शन देते, ये वाला नहीं है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो दूसरा वाला जो अगर सिर्फ दूसरा वाला कंक्लूजन फॉलो होता तो हम दूसरा ऑप्शन देते, ये वाला भी नहीं हो रहा है। आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 का क्या मतलब है, या तो पहला होता फॉलो करता या दूसरा फॉलो करता, तो इस वाले केस में भी नहीं है। नाइदर 1 नॉर 2, इसका मतलब क्या है, ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना तो दूसरा फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। वहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी मार्क करके आना है, ठीक है। यानी कि ना तो पहला वाला फॉलो कर रहा है ना तो दूसरा वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। एक तो सॉलिड पीडीएफ में सॉल्व ये करूंगा, आपको शेयर करूंगा, यानी कि ये वाली पीडीएफ जिसमें मैंने ये लिख रखा है, और दूसरा सिंपल पीडीएफ जिसमें जो क्लियर है, जैसे कि ये ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं, ये जो पहला क्वेश्चन है इसके नीचे दिया है आंसर विद एक्सप्लेनेशन। देखिए ये आप एक्सप्लेनेशन खुद पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या दिया है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, स्टेटमेंट में क्या दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। देखिए क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके साथ क्या हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, रिसोर्सेज हमारे कम कम होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मनी डेवलपिंग कंट्रीज इन डेज टू कम। ये सिनेरियो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ये जल्दी ही बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ होने वाला है। यानी कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, ठीक है। ये इसने स्टेटमेंट में दिया। अब कंक्लूजन में देखते हैं इसने क्या दिया है। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर। इसने बोला है पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज की वो विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगी, वो फ्यूचर में नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये तो सिर्फ सीधा इसके उल्टे है। स्टेटमेंट में दिया है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन कंक्लूजन में ये बता रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, तो ये सीधा गलत है। ये क्या है, सीधा गलत है। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन,
it will be very difficult for the governments of the developing countries to provide its people decent quality life. देखिए ये बता रहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने लोगों को एक डिसेंट क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कर सके, यानी कि वो नहीं कर सकती एक डिसेंट क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड। हाँ, कैसे कैसे नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए जब पॉपुलेशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, यानी कि रिसोर्सेज अवेलेबल कम होंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगी पॉपुलेशन को उतना गवर्नमेंट डिमांड मीट नहीं कर पाएगी। तो यही ये कह रहा है कि ये ऐसा होगा, तो इसका मतलब हाँ ये ऐसा ही होगा, यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है ये कंक्लूजन, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 क्या जो है वो फॉलो होगा। पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, दूसरा सिर्फ दूसरा कंक्लूजन फॉलो होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। और यहाँ पे मैंने लिखा है VLW, यानी कि VLW के एग्जाम में आया है। और मज़े की बात यह है कि मुझे पता नहीं था कि ये VLW के एग्जाम में आया है। जिस सोर्स से, जिस बुक से मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, मुझे याद आया कि ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कहीं पे देखा है। फिर मैंने पेपर चेक किया तो ये जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखे थे उसमें से 3 क्वेश्चन जो थे, मतलब 3 क्वेश्चन कंटिन्यू किस एग्जाम में आ रहे थे, किस एग्जाम में आए थे? VLW के एग्जाम में आए थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी PDF में से आपको क्वेश्चन आ जाए जो मैं आपको समझाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सोर्स सेम है। जैसे JKSB ने लिया था वहीं से मैंने भी ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ये वाली एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, सीधा यही आपको याद रखना है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। देखिए बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आपको घबराना नहीं है। आपको एग्जाम में अगर बड़े स्टेटमेंट दिए हैं तो बड़े स्टेटमेंट जो है वो सबसे ईजी होते हैं, ठीक है। आपको बड़े स्टेटमेंट दिए हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। इन जापान की बात कर रहा है, द इंसिडेंस ऑफ स्टोमक कैंसर इज वेरी हाई। स्टोमक कैंसर जो है जापान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि वहां पे स्टोमक कैंसर की बीमारी जो है वो मतलब बढ़ रही है, ठीक है। वाइल बाउल कैंसर इज लो। जापान में, देखिए जापान में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझाने के लिए, जापान में जो है वो स्टोमक कैंसर जो है वो हाई है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लोगों को स्टोमक कैंसर है। लेकिन जो बाउल कैंसर है वो कम है, वहाँ पे बाउल कैंसर अक्सर लोगों को नहीं है। बट जापानीज इमिग्रेट टू हवाई। अब जापानीज जब इमिग्रेट करते हैं कहाँ पे? हवाई में। देयर इज रिवर्सड, वहाँ पे उल्टा है। क्या है? द रेट ऑफ बाउल कैंसर इंक्रीजेस। ये जो हवाई है वहाँ पे बाउल कैंसर बढ़ रहा है और स्टोमक कैंसर इज रिड्यूस्ड, जो स्टोमक कैंसर है वो कम होता है। इन द नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि अगर यहाँ पे कोई जापान में रह रहा है उसको यहाँ पे तो खतरा है किसका? स्टोमक कैंसर का। जब वो हवाई जाएगा, जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको स्टोमक कैंसर नहीं होगा, उसको बाउल कैंसर होगा। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, ठीक है। ऑल दिस इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। द डाइट्स ऑफ जापानीज इन हवाई आर डिफरेंट देन दोज इन जापान। ये किसके रिलेटेड है? ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पे स्टोमक कैंसर हो रहा है, यहाँ पे बाउल कैंसर हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये डाइट की वजह से हो रहा है। जापान में कुछ अलग डाइट है जिस डाइट की वजह से इनको स्टोमक कैंसर होता है, लेकिन हवाई में कुछ अलग डाइट है जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है? स्टोमक कैंसर ना होकर बाउल कैंसर हो रहा है। तो ये सारा स्टेटमेंट हमने निचोड़ लिया है, स्टेटमेंट को हमने समझ लिया है। अब हम कंक्लूजन्स पे आते हैं। द सेम डाइट एज हवाई शुड बी प्रोपोगेटेड इन जापान आल्सो। ये कह रहा है कि जो हवाई में डाइट ये फॉलो कर रहे हैं वही हमको फॉलो करानी चाहिए। कहाँ पे? जापान में। ये तो सीधी सीधी गलत बात है। अगर ये बोल रहा है कि जो हवाई में डाइट है वो हमें जापान में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, हवाई में बाउल कैंसर होते हैं तो फिर तो जापान में स्टोमक कैंसर खत्म होंगे लेकिन बाउल कैंसर स्टार्ट होंगे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। और ये जो बिल्कुल ही गलत कंक्लूजन है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि हमको इंटरचेंज करने हैं डाइट्स, ठीक है। दूसरा, बाउल कैंसर इज लेस सीवियर देन स्टोमक कैंसर। क्या आपको स्टेटमेंट में कहीं ऐसा दिखा कि बाउल कैंसर कम असर करता है स्टोमक कैंसर से? कहीं पे हमें नहीं दिखा। तो ये भी सीधा सीधा फॉलो नहीं हो रहा है। तो कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट्स एम्प्लॉयज। ये जो गवर्नमेंट रन कंपनी है इसने अपने एम्प्लॉयज को क्या किया है? टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट्स बट इट हैज बीन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज।
यूनियन एंड नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। गवर्नमेंट रन कंपनी ने क्या किया है, इसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि आपको अपना एक मतलब जो आपकी इनकम है एसेट्स है आपको वो पूरा हमको इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन फिर क्या हुआ, बट इट हैज़ बीन स्ट्रांगली रेजिस्टेड, इसको रेजिस्ट किया गया, इसको इसके खिलाफ हुए हैं। कौन हुए हैं इसके खिलाफ? एम्प्लॉय यूनियन, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है वो इसके खिलाफ हुए हैं कि हम नहीं देंगे ऐसा कोई आपको इनकम और एसेट की इन्फॉर्मेशन। नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम, कोई एम्प्लॉय आपको इनकम अपनी नहीं मतलब इनकम की ये जो इन्फॉर्मेशन है नहीं देगा। ये हमने स्टेटमेंट को समझ लिया है। गवर्नमेंट रन कंपनीज ने क्या बोला है इनको कि आप अपना जो इनकम है एसेट्स आप सारा आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो डिक्लेयर कीजिए। लेकिन एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इसको स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है कि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, कोई एम्प्लॉय ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, और मुझे याद है कि ये वाला क्वेश्चन भी VLW में आया है, ये वाला क्वेश्चन भी VLW में आया है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बिसाइड देयर सैलरी। The employees of this company do not seem to have any additional undisclosed income beside their salary। ये बोल रहा है कंक्लूजन में, ये बोल रहा है कि ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज है ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके मतलब एक्स्ट्रा कोई इनकम है उन्हें सैलरी के बगैर। ठीक है, उनको कोई एडिशनल इनकम नहीं है सैलरी के बगैर। क्या ये इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बोल रहा है ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास कोई एडिशनल इनकम नहीं है सैलरी के बगैर? ये तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है स्टेटमेंट में कि क्या उनके पास है या नहीं है। उनसे बस बोला गया है कि आपको अपनी इनकम की इन्फॉर्मेशन, एसेट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो पहला वाला कंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, द एम्प्लॉयज यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। क्या ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉय यूनियन है वो बोल रहा है सीनियर ऑफिसर्स को कि पहले आप दीजिए इनकम। ठीक है, पहले आप अपना इनकम डिक्लेयर कीजिए। लेकिन स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इन्होंने स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है, इन्होंने ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि आप पहले सीनियर्स देंगे। तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, यानी कि ना तो पहला फॉलो होगा ना तो दूसरा फॉलो होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर, द डिस्टेंस ऑफ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड The distance of 900 km by road between Bombay and Jafra will be reduced to 280 kilometers by sea. This will lead to a saving of 7.92 crore per annum. देखिए, बॉम्बे से जाफरा जाने तक अगर हम रोड से जाएंगे तो 900 किलोमीटर का सफ़र है। 900 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करके जाना है। लेकिन अगर हम सी से जाएंगे तो वही डिस्टेंस रिड्यूस होगा कि कितना हमें जाना है, 280 किलोमीटर। यानी कि अगर हम सी से जाएंगे तो हमें कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और जब कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो फ्यूल कम लगेगा, और हम एक साल में कितना फ्यूल पे बचत कर सकते हैं, 7.92 करोड़ रुपीज़। ये स्टेटमेंट में हमें दिया है। अब हमें कंक्लूजन को देखना है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट बाय रोड। ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी, अगर हम सी से जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चीपर पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी किससे? रोड से। देखिए मैंने आपको अभी बोला कि आप सभी ये ट्राई करना, जिसने भी ट्राई किया होगा उनमें से 90% स्टूडेंट्स ने इस कंक्लूजन को ट्रू किया होगा, कंक्लूजन फॉलो किया होगा। लेकिन ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, ये जो बोल रहा है ना कंक्लूजन, ये इस वाले पार्ट के लिए तो ट्रू है, लेकिन हमेशा के लिए ये ट्रू नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यों? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी एक लैंड है, ये हमारी लैंड है। ठीक है, ये लैंड है, ये ए है, ये बी है। अगर मैं ए से बी तक रोड से जाऊंगा तो ये स्ट्रेट पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ये सी है, ठीक है, अगर मैं यहीं सी से जाऊंगा, यहाँ से मुझे घूम के जाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 700 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे रॉन्ग हुई, क्योंकि यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें सी वाला रूट बड़ा पड़ रहा है।
चीपर नहीं पड़ रहा है बल्कि एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो ये जो कंक्लूजन है ये हमेशा के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो ये कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग कंक्लूजन है। अब दूसरा कंक्लूजन पढ़ते हैं, फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटर एक्सटेंट। ये बोल रहा है कि क्या स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कि फ्यूल को हमें सेव करना है? देखिए स्टेटमेंट में दिया है कि हमने ये जो डिस्टेंस थी वो रिड्यूस की, उससे हमें फ्यूल की बचत हुई। तो ये जो हमें डिस्टेंस रिड्यूस की ये किस वजह से की? ताकि हमारे फ्यूल में बचत हो, ताकि हमारे पैसे बचे। तो फ्यूल पे बचत ही इस स्टेटमेंट मतलब का जो है मकसद था। तो दूसरा कंक्लूजन जो है वो फॉलो होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि हमें फ्यूल को बचाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर। जेड प्लांट जो है उसके मोटे लीव्स है, थिक लीव्स है, और इसको जो है बहुत ही कम पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। ये दिया है इसने स्टेटमेंट में, जेड प्लांट जो है उसके थिक लीव्स है और इसको कम पानी चाहिए होता है क्या? सर्वाइव करने के लिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल प्लांट्स विथ थिक लीव्स रिक्वायर लेस वाटर। ये तो कहीं पे नहीं दिया है और हम कंक्लूड भी नहीं कर सकते कि हर कोई प्लांट जिसके मोटे लीव्स होते हैं वो उसको कम पानी चाहिए होता है। ये तो ना तो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ना तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कहीं से। तो ये गलत हुआ। ये जेड प्लांट की बात कर रहा है, बाकी किसी प्लांट की नहीं कर रहा है। बाकी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं प्लांट जिनके मोटे लीव्स है लेकिन उनको ज्यादा पानी चाहिए हो सर्वाइव करने के लिए। तो पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, जेड प्लांट मे बी ग्रोन इन प्लेसेस वायर वाटर इज नॉट एबंडेंस। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जेड प्लांट जो है हम ऐसे एरियाज में ग्रो कर सकते हैं जहां पे ज्यादा पानी नहीं हो। हम सीधा कर सकते हैं कंक्लूड। क्यों? ये बोल रहा है कि इसको कम पानी चाहिए, तो हम इससे सीधा कर सकते हैं कंक्लूड कि हाँ अगर कम पानी चाहिए तो हम इसको ऐसे इलाकों में लगा सकते हैं जहां पे पानी की कमी है। तो ये कंक्लूजन फॉलो होगा मेरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो, नीचे यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ एंड एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट दिया है, हमें, हम भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, रोड पे कहीं पे भी। इस एडवर्टीजमेंट में क्या दिया है? यही वर्ड्स लिखे हैं, यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ। यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ। ये है स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कैची स्लोगन्स डू नॉट अट्रैक्ट पीपल। कैची स्लोगन्स मतलब जो ऐसे हैं, देखिए, जो मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, यानी कैची मतलब जिनमें थोड़ा सा ये अच्छे से लिखा होता है। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है, यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा हट के लिखा है ना, यानी कि पढ़ने में भी हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं हम इसको हम कहेंगे कैची स्लोगन कहते हैं इसको। ठीक है, ये कहता है कि ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब हमें इस स्टेटमेंट को देखना है। देखिए, यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों? इसने थोड़ा सा जो हम उर्दू में कहते हैं कि हम काफिया मिलाया है इसमें, यूज क्राफ्ट कलर्स दे एड कलर टू आवर लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कैची स्लोगन्स हैं ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स होते हैं कि जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फॉल्स कंक्लूजन है। पीपल लाइक डार्क कलर्स, क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि कौन सा कलर? डार्क कलर, लाइट कलर, ये कलर, वो कलर, कहीं पे नहीं लिखा है। तो हम ये वाला भी नहीं कंक्लूड नहीं कर सकते कि लोगों को कौन सा कलर पसंद है। लोगों को लाइट कलर भी पसंद है, तो हम इससे कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर इसने दिया होता कि पीपल लव डार्क कलर्स, हम ये कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन इसने कहीं पे नहीं दिया, तो ये वाला कंक्लूजन भी हम रॉन्ग करेंगे। तो क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। देखिए, मॉडर्न मैन जो है, जो आज का आदमी है या आदमी औरत कोई भी, वो क्या कर सकते हैं? जो उनकी डेस्टिनी है, जहां पे उनको पहुंचना है,
वो खुद चॉइस कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या चूज करना है, हमें किस फील्ड में जाना है, हमें हमें मतलब कहाँ तक पहुँचना है। ये आज के जो मैन है, मॉडर्न मैन है, ठीक है, ये वो बाई चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अनलाइक इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में ऐसा नहीं होता था। पास्ट में ऐसा नहीं होता था, पास्ट में चॉइसेस नहीं होते थे। जैसे कि आज मॉडर्न मैन, मॉडर्न वुमेन के पास चॉइसेस हैं, वैसे पास्ट में ऐसे चॉइसेस नहीं होते। ये स्टेटमेंट में दिया है। अब हमें कंक्लूजन को देखना है। अर्लियर देयर वर फ्यूअर ऑप्शंस अवेलेबल टू मैन। देखिए ये बोल रहा है कि पहले की जो बात है, पास्ट में बहुत कम ऑप्शंस होते थे एक आदमी के पास, एक औरत के पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे। ये सीधा सीधा हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। क्यों? ये बोल रहा है कि मॉडर्न मैन को डेस्टिनी चूज करने में बहुत सारे चॉइसेस हैं, अनलाइक इन द पास्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि पास्ट में ऐसा नहीं था, यानी कि पास्ट में चॉइसेस नहीं थे, पास्ट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। तो ये वाला कंक्लूजन जो है ये हम कंक्लूड कर सकते हैं स्टेटमेंट से, ये बिल्कुल फॉलो करेगा। अब दूसरे को हम देखते हैं। There were no desires in the past to influence the destiny। यानी कि पास्ट के लोगों के पास कोई डिज़ायर ही नहीं था कि वो इन्फ्लुएंस कर सके अपनी डेस्टिनी, यानी कि अपनी जो जहाँ पे उनको पहुँचना है, जो उनको करना है, उस बारे में उनको कोई डिज़ायर ही नहीं था। क्या ये इस स्टेटमेंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। उनके पास डिज़ायर थी, बहुतों के पास डिज़ायर होती, लेकिन उनके पास जब ऑप्शन ही नहीं था, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि उनके पास डिज़ायर नहीं थी, वो चाहते ही नहीं थे कि हम ऐसा करें। तो ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग कंक्लूजन थे। कंक्लूजन कौन सा फॉलो हुआ? ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से इसको आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। वाटर सप्लाई इन वार्ड ए एंड वार्ड बी ऑफ द सिटी विल बी अफेक्टेड बाय अबाउट 50% ऑन फ्राइडे बिकॉज रिपेयरिंग ऑफ वर्क ऑफ द मेन लाइन्स इज टू बी कैरिड आउट। ये क्या कह रहा है? ये जो वाटर सप्लाई है वार्ड ए और वार्ड बी की फ्राइडे के दिन ये 50% से कम होगा। यानी कि जो उनको वाटर सप्लाई होती है कैजुअल डेज में, बाकी दिनों में, फ्राइडे को ये 50% से कम होगा। क्यों? क्योंकि रिपेयरिंग का काम चल रहा है, लाइन्स में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। सीधा स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, हमने ये देखा। अब कंक्लूजन पे आते हैं। द रेजिडेंट्स इन दीज वार्ड शुड इकोनोमाइज ऑन द वाटर ऑन फ्राइडे। ये बोल रहा है कि ये जो इन वार्ड्स में जो लोग रहते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको पानी की बचत करनी चाहिए फ्राइडे के दिन। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उस दिन तो पानी कम आएगा और उनको पानी की बचत करनी चाहिए उस दिन। तो ये जो कंक्लूजन है ये हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि पानी कम आएगा तो उनको पानी बचाना होगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, ये सीधी बात है। अब कंक्लूजन 2, द रेजिडेंट्स इन दीज वार्ड्स शुड स्टोर सम वाटर ऑन द प्रीवियस डे। यानी कि ये बोल रहा है कि फ्राइडे से एक दिन पहले, प्रीवियस डे यानी कि जिस दिन पानी जाएगा वो तो फ्राइडे को जाएगा, फ्राइडे से एक दिन पहले उनको क्या करना चाहिए? उनको स्टोर करना चाहिए पानी, क्योंकि उस दिन तो पानी फुल होगा। ये भी हम फॉलो कर सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा है फ्राइडे के दिन पानी होगा तो उनको पानी तो लगेगा। इससे बेहतर है कि एक दिन पहले ही स्टोर करके रखें। ये भी हम फॉलो करेंगे, यानी कि दोनों फॉलो हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बोथ 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है। इस टाइम तक आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको एक अच्छा आइडिया आ गया होगा कि क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आई होप आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए इसको, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। ये जो मनी है, ये पैसा है, ये पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। ये जो सच बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक अहम रोल अदा करता है। ये हमें स्टेटमेंट दिया है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस। ये बोल रहा है कि पुअर, जो गरीब है, वो कभी पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता है। ये तो हम सीधा कंक्लूड नहीं कर सकते। देखिए मनी, ये जो पैसा है वो मैटर करता है पॉलिटिक्स में, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया है, ये हमें ट्रू मानना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुअर जो है, पुअर पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता है। पुअर को कोई और पैसा दे सकता है, पुअर लोन ले सकता है,
पुअर कुछ भी कर सकता है लेकिन पॉलिटिक्स में तो आ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पुअर कभी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं होगा। उसके बाद ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, ये तो सीधी सीधी बात है, ये गलत है। ये कोई भी कह देगा कि इस स्टेटमेंट से हम ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? सारे रिच पॉलिटिक्स में आएंगे? अगर पॉलिटिक्स में मनी चलता है, पैसे चलते हैं, क्या तो सारे अमीर आदमी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये वाला भी कंक्लूजन हम इस स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल सकते। तो ना तो A1 फॉलो होगा ना 2 फॉलो होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, इससे डरना नहीं है, ठीक है? इससे डरना नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक जितना मुझे याद है ये VLW के एग्जाम में आया था। ये वाला क्वेश्चन जो है VLW के एग्जाम में आया है। अब आप देखिए, द गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए ये 100% VLW में है, अब मुझे याद है। बाय अपॉइंटिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो जिनको गवर्नमेंट चला रही है, यानी कि जो फाइनेंस से डील करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस, उनमें क्या किया है, उनमें इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया है डायरेक्टर। यानी कि इनको डायरेक्टर जो उन्होंने रखे हैं इन इंस्टीट्यूशंस में, वो किनको रखा है? ब्यूरोक्रेट्स को। ये इसने क्या किया कि स्पॉइल किया है। यानी कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्टर बनाते हैं तो उनको फाइनेंस का ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। यानी कि ये खुद ही बोल रहा है कि उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है? स्टेटमेंट में खुद ही बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने स्पॉइल किया है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। अब ये स्टेटमेंट दिया है, अब कंक्लूजन में क्या दिया है? गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को उन्हीं लोगों को ये बनाना होगा, डायरेक्टर्स बनाना चाहिए, क्या? जिनको फाइनेंस के बारे में एक्सपर्टीज है, जो फाइनेंस के बारे में एक्सपर्ट हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, ठीक है? तभी तो ये चलेगी, तभी तो ये इंस्टीट्यूशंस अच्छे से चल पाएंगे। तो ये हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पॉइल किया, इसने खुद बोला है कि इन्होंने स्पॉइल किया है। तो ये कंक्लूजन में बोल रहा है कि हमें एक्सपर्ट्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ही डायरेक्टर बनाना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा कंक्लूजन, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव द एक्सपर्टीज कमेंसुरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। फिर से यही कह रहा है कि जिनको हम डायरेक्टर बना रहे हैं वो इस बात के एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको इस बात की खबर होनी चाहिए, उनको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें इस फाइनेंशियल वर्क को चलाना कैसे है। सीधी बात है, अगर हमें इनको स्पॉइल नहीं करना है, इनको अच्छे से चलाना है, तो ये ज़रूरी है। तो ये वाले कंक्लूजन को भी हम इस स्टेटमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1, ये कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ई जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इस सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, तब तक जब तक मैं PDF शेयर ना करूं, क्योंकि PDF में इसका सॉल्यूशन नीचे दिया है। तो उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद कमेंट में आंसर कीजिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा। मैंने पहले ही कहा, जब आप ये लेक्चर देखोगे आपने कुछ नोट नहीं किया होगा। अब आप सीधा क्या करोगे? टेलीग्राम में जाओगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो।